माई सेल्फ ऋषि छतवानी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज। इन दिनों में हम जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। दैट इज जो कैश बुक होती है, अगर उसका बैलेंस अलग है पासबुक के बैलेंस से तो वो डिफरेंसेस क्या है, क्यों है, उस पर अपन 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। चलिए सर शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि बीआरएस कौन बनाएगा, क्रेडिटर, बैंक अकाउंट होल्डर या डेटर। देखिए, हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, हम एक कैश बुक मेंटेन करते हैं, बैंक वाले हमें पासबुक में एंट्रीज करके देते हैं। अगर उन दोनों में डिफरेंस है, जैसे सपोज कीजिए कि हमारी कैश बुक के अकॉर्डिंग 70,000 शुड बी द बैंक बैलेंस होना चाहिए और पासबुक कह रही है नहीं, आपके तो है ना खाते में 60,000 ही जमा है, तो ऐसा क्यों है? उस अंतर को एक्सप्लेन करता है बीआरएस। और ये बनाएगा कौन? ये बनाएगा अकाउंट होल्डर जिसका बैंक में खाता है और जिसको जो मिसमैच की प्रॉब्लम फेस कर रहा है वही बनाएगा। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट देखते हैं। अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द कॉजेज फॉर द डिफरेंस बिटवीन। वेल, जब आप बीआरएस बनाएंगे तो आप किसके बीच का डिफरेंस देखेंगे? ऑप्शन फर्स्ट, द बैलेंस एज पर द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक एंड द पासबुक, द बैलेंस एज पर द बैंक कॉलम कैश बुक एंड पासबुक। यस, इसका आंसर बी है सर। देखिए, आपके पास आप जब रिकन्सिलिएशन करेंगे तो किसके बीच में करेंगे? एक आपके पास कैश बुक होती है ना, उसकी कैश बुक में कैश कॉलम भी होता है और उस कैश बुक में बैंक कॉलम भी होता है। ठीक है, बैंक कॉलम आपको बैंक बैलेंस के बारे में बताता है, बैंक कॉलम गिव्स यू डिटेल्स अबाउट द बैंक बैलेंस। तो एक तो आप इसे देखते हैं, यानी इसे अगर अपन ए कहें, और एक आपकी पासबुक होती है या बैंक वाले आपको स्टेटमेंट देते हैं, उसके अंदर बैलेंस होता है। तो अपन मिलान जो करते हैं वो इन दोनों के बीच करते हैं और मिसमैच होता है तो बीआरएस बनता है। तो इनका क्वेश्चन ये था कि बीआरएस किनके डिफरेंसेस को रिकनसाइल करता है। तो ये किसके बीच को करता है? कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है उसको और पासबुक में जो एंट्रीज होती है उनको रिकनसाइल करता है। तो इसका आंसर बी रहने वाला है। थर्ड क्वेश्चन, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इट इज अ पार्ट ऑफ पासबुक, इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक, इट इज अ कैश बुक रिलेटेड टू कैश कॉलम, इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इसका आंसर है बैंक रिकन्सिलिएशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कस्टमर तैयार करता है। पहले ऑप्शन में कहता है कि ये पासबुक का ही एक पार्ट है, नहीं। सेकंड में कहता है कि ये स्टेटमेंट बैंक बनाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और एक कैश बुक के कैश कॉलम से रिलेटेड होता है, ऐसा भी नहीं है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, हमारी जो कैश बुक होती है उसका जो बैंक कॉलम होता है, तो हमने जो बैंक कॉलम में एंट्रीज है और पासबुक के अंदर जो एंट्रीज हो रखी हैं, हम उन दोनों को मिलान करते हैं, मिला के देखते हैं। अगर उन दोनों में कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस क्यों है, वाई देयर इज अ डिफरेंस, उसको एक्सप्लेन करता है आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और कौन तैयार करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि ये कस्टमर तैयार करेगा एक्सप्लेन को, उस डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट इज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 20,000, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 1,000, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,500, बैंक अलाउड इंटरेस्ट 500, बैंक चार्जेस 1,500, बैलेंस एज पर पासबुक विल बी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आराम से करते हैं अपन। आपको कैश बुक का बैलेंस पता है और आपको पासबुक का बैलेंस पता करना है। आपके लिए ये चैलेंज है कि आपको पासबुक का बैलेंस पता। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 20,000 से कि 20,000 रुपये कैश बुक का बैलेंस है, तो हम ये पासबुक का बैलेंस जानना चाहते हैं। अब पहला रीज़न आता है कि चेक हमने जमा कराया पर वो क्लियर नहीं हुए। आराम से, ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा रहेगा। 1,000 रुपये के चेक हमने जमा कराए, इसका मतलब क्या? वो कैश बुक में तो प्लस हो गए, हमने चेक जमा कराए, कैश बुक में उसकी एंट्री हो गई, कैश बुक में तो वो प्लस हो गए, लेकिन वो पासबुक में प्लस नहीं हुए। तो पासबुक आपका 1,000 रुपये बैलेंस कम बता रही होगी, क्योंकि वो पासबुक में तो जमा ही नहीं हुए। तो इस तरह से आप 19,000 पे आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब आपने चेक काटे,
आपने चेक काट के कस्टमर्स को दिए, लेकिन कस्टमर्स ने जिन भी क्रेडिटर्स को आपने चेक दिए उन लोगों ने पैसा नहीं उठाया। आपने एक्स आदमी को चेक दिया 1500 का, उसको बोलते हैं चेक इशू, लेकिन वो एक्स आदमी ने बैंक में से पैसा नहीं निकाला। इस केस में क्या, कैश बुक में तो माइनस वाली एंट्री हो गई, कैश बुक के तो अपन ने क्रेडिट साइड पे एंट्री कर दी और हमने तो समझ लिया कि पैसे कैश बुक में से गए, जबकि रियलिटी में वो अभी चेक क्लियर नहीं हुआ, वो चेक का पैसा अभी कटा नहीं है। दैट मीन्स उतना पैसा पासबुक में पड़ा है, तो उतना पैसा पासबुक में पड़ा है। तो यहाँ पे अब आपका आंसर होने लग रहा है 20,500। और देखते हैं, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, मतलब बैंक ने इंटरेस्ट दिया। अब कैश बुक को तो इस बारे में पता है नहीं, लेकिन पासबुक को तो इसको बारे में पता है, ठीक है, मतलब कैश बुक की नॉलेज में नहीं है। बैंक ने तो इंटरेस्ट अलाउ किया है, उन्होंने आपके बैलेंस को प्लस कर दिया होगा, उन्होंने आपके खाते में 500 रुपये प्लस कर दिए होंगे। आपका यहाँ पे स्कोर रहा है 21,000। और लास्ट में बैंक ने चार्जेस काटे, बैंक ने चार्जेस काटे। अगेन कैश बुक को इसके बारे में नहीं पता और बैंक ने तो चार्जेस काट दिए, तो वहाँ से आपके पैसे माइनस हो गए। तो इस तरह से अपन कैश बुक को बेस लेकर शुरू किया और हम ये अंदाज़ा लगा पाए, कैश बुक में अगर 20,000 दिख रहा है, एट द सेम मोमेंट पासबुक में 19,500, यस 19,500 चल रहा होगा। इसका आंसर डी रहने वाला है। नेक्स्ट है अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक। देखिए, अगर कस्टमर का पैसा बैंक में है, अगर कस्टमर का पैसा बैंक में है तो उसे हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। अब फेवरेबल बैलेंस कैसे रिफ्लेक्ट होता है, दो तरह से, या तो आपकी कैश बुक डीआर बैलेंस बताए, कैश बुक शोइंग डीआर बैलेंस, या आपकी पासबुक क्रेडिट बैलेंस बताए, इसे अपन बोलते हैं फेवरेबल। इसके उल्टे कर लो तो आपके आ जाएंगे अनफेवरेबल। तो अनफेवरेबल क्या होगा, जब हमारी कैश बुक क्रेडिट बैलेंस बताए या पासबुक आपकी डीआर बैलेंस बताए। अब इस क्वेश्चन में देख लो, पहला ऑप्शन ही मिल गया मुझे, क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक इट शोज द अनफेवरेबल। बाकी को भी देख लो, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस ये फेवरेबल होता है तो ये तो गलत हो गया, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक ये भी फेवरेबल होता है तो ये गलत हो गया, फेवरेबल बैलेंस ही लिखा हुआ है एंड आस्किंग फॉर अनफेवरेबल। तो अनफेवरेबल क्या है, जब हमारी कैश बुक क्रेडिट बैलेंस दिखाए तो वो अनफेवरेबल सिचुएशन कहलाती है। वेल, द कैश बुक showed an overdraft of rupees 16,500 but the passbook made up to the same date showed that checks of 375 had not been presented for payment and a check of 400 had not been cleared. The balance as per the passbook will be. पहले क्वेश्चन अभी वाले क्वेश्चन जैसा है लेकिन थोड़ा सा अलग है क्योंकि इस बार ओवरड्राफ्ट की कहानी है। अगेन मुझे पता है कि कैश बुक में ओवरड्राफ्ट कितना है, ओवरड्राफ्ट शोज नेगेटिव बैलेंस, तो मुझे पता है कि यहाँ पे 16,500 का ओवरड्राफ्ट चल रहा है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि पासबुक की ओवरड्राफ्ट सिचुएशन क्या है। फर्स्ट पॉइंट आया, पहला पॉइंट आया कि 375 रुपये के चेक एट नॉट बीन प्रेजेंटेड। तो वही वाली बात है कि हमने चेक्स दिए, जिसको भी दिए, क्रेडिटर्स को चेक दिए या हमारे एम्प्लॉयज़ को चेक दिए, पर उन लोगों ने बैंक से पैसा नहीं निकाला। नाउ लिसन, हमने उनको चेक दिए, हमने कैश बुक में एंट्री कर दी, कैश बुक में हमने एंट्री कर दी लेकिन पासबुक में से पैसा नहीं निकला, तो इसे क्या बोलेंगे, पासबुक में ज़्यादा पैसा पड़ा होगा। कैश बुक में से एंट्री माइनस वाली हो गई लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई है, तो मतलब पासबुक में पैसा पड़ा होगा। पड़ा होगा को अगर पॉजिटिव सेंस में बोलेंगे तो पासबुक में ज़्यादा पैसा पड़ा होगा, अगर ओवरड्राफ्ट के हिसाब से देखें तो वहाँ ओवरड्राफ्ट रिलेटिवली कम रहा होगा, क्योंकि कैश बुक में जितना ओवरड्राफ्ट है पासबुक में उतना ओवरड्राफ्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से पैसा आउट ही नहीं हुआ, तो वहाँ ओवरड्राफ्ट क्या होगा, रिलेटिवली कम होगा। वहाँ ओवरड्राफ्ट होगा 16,125 का। अगर ये सिंगल पॉइंट होता तो इसका आंसर 16,125 होता। लेकिन एक और मैटर है कि 400 रुपये के चेक क्लियर नहीं हुए। अब 400 रुपये के चेक क्लियर नहीं हुए का मतलब
हमें यानी कस्टमर को चेक मिले, हमने बैंक में जमा कराए पर हमारे खाते में अभी तक पैसा जमा नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैश बुक ने तो पॉजिटिव एंट्री कर ली है, कैश बुक तो खुद को पॉजिटिव एंट्री दे चुका है, और पासबुक में तो अभी तक पैसे जमा नहीं हुए। आपका पासबुक में बैलेंस क्या होगा, कम होगा। और अगर ओवरड्राफ्ट के सेंसेस पासबुक में ओवरड्राफ्ट ज़्यादा होगा। मतलब ये क्वेश्चन घूम इसलिए जाते हैं या बीआरएस थोड़ा टफ इसलिए लगता है बच्चों को या स्टूडेंट्स को, पॉजिटिव बैलेंस के लिए वही रीज़न, ये जो मैं रीज़न पढ़ता हूँ, चेक रिमेन अनक्लियर्ड, अगर ये पॉजिटिव बैलेंस वाले के लिए होता तो मेरी टोन बोलने की अलग होती, ओवरड्राफ्ट में थोड़ी सी टोन अलग हो जाती है और थोड़े ज़्यादा बोलना पड़ता है। लास्ट टाइम बोलता हूँ, हमने 400 रुपये की चेक जमा कराया, कैश बुक में हमने इसकी पॉजिटिव एंट्री कर दी, लेकिन पासबुक में वो पैसे जमा नहीं हुए, तो यानी पासबुक में ओवरड्राफ्ट ज़्यादा होगा, पॉजिटिव बैलेंस कम होगा, एंड अगर ओवरड्राफ्ट की बात करें तो ज़्यादा होगा रिलेटिवली। तो ये 400 रुपये प्लस होगा और आपका अल्टीमेटली आएगा 16,525। यानी हम ये कह रहे हैं कि जिस समय कैश बुक 16,500 का ओवरड्राफ्ट दिखाती होगी, एट द सेम टाइम पासबुक विल बी शोइंग ओवरड्राफ्ट ऑफ 16,525। तो इनमें से ऑप्शन आ नहीं रखा, ये आपका थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। 16,625 रुपये इसका आंसर रहने वाला है। यस सर। व्हेन मनी इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, जब बैंक से पैसा निकाला जाता है, द बैंक क्रेडिट कस्टमर्स अकाउंट, द बैंक डेबिट कस्टमर्स अकाउंट, द बैंक क्रेडिट एंड डेबिट कस्टमर्स अकाउंट, नन ऑफ दीज। वेल, बहुत ही अच्छा। और अगेन मैं कहूँगा अ मस्ट नो क्वेश्चन कि आपको पता होना चाहिए, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या नहीं हैं। देखिए, एक होता है ट्रेडर या व्यापारी और एक होता है बैंक। अब मान लीजिए कि ये आदमी बैंक से पैसे निकाल के आ गया, तो अगर आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो इसके पास कैश आ रहा है, कैश इज कमिंग, तो कैश को ये क्या करेगा, डीआर। कैश कहाँ से आ रहा है, बैंक से, एंट्री विल बी लाइक कैश टू बैंक, कैश कम्स, बैंक इज द गिवर, और या यूँ सोच लीजिए कि बैंक बैलेंस नीचे गया। लेकिन अगर आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बैंक ने पैसा निकाल के दे दिया, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश चला गया, क्या चला गया, कस्टमर के पास, तो ये कस्टमर को क्या करेगा, डेबिट, एंट्री क्या बनेगी, कस्टमर टू कैश। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू बैंक क्या करेगा, तो बैंक कस्टमर को डेबिट करेगा। तो कभी मान लीजिए कि एक आदमी है, वो अपना मोबाइल चेक करता है और उसके पास एक मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड बाय 8,000, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। तो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आपके अकाउंट में से 8,000 रुपये काटे गए हैं। अगर आपके मैसेज बॉक्स में आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, बैंक की तरफ से ये मैसेज है तो बहुत अच्छी बात। बट अगर ये मैसेज है कि अकाउंट डेबिट किया तब बैंक में काटे गए हैं, वो कोई वैलिड रीज़न के लिए कटेगा, लेकिन पैसे काटे गए हैं। ठीक है सर, आंसर बी रहेगा, एक्सेस। Which of these type of errors are not detected during bank reconciliation? कौन सी तरह की गलतियां आपको बीआरएस के दौरान नहीं मिलेंगी? कैश एम्बेजलमेंट बाय कैशियर, यानी रोकड़िए द्वारा रोकड़ का गबन, उठा लिया उसने। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक कास्टिंग मिस्टेक्स इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, चार्जेस चार्ज्ड बाय द बैंक नॉट अकाउंटेड इन। सर, आप जब बीआरएस बनाएंगे तो आप बीआरएस के अंदर देखेंगे, के अंदर ऐसे चेक जो हमने जमा कराए थे पर बैंक में जमा नहीं हुए, ऐसे चेक्स के बारे में डिटेल होती है, क्योंकि ये एक रीज़न होता है कैश बुक और पासबुक के डिफरेंस का। जो चेक कैश बुक में जमा है और पासबुक में जमा नहीं है, दैट इज़ द रीज़न ऑफ डिफरेंस। इसी तरह से अगर आपने कैश बुक जो होती है, कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है, टोटल गलत लगा दी, ओवर टोटलिंग कर दी या अंडर टोटलिंग कर दी, जिसको ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग बोलते हैं, तो भी कैश बुक का डिफरेंस पासबुक के डिफरेंस से बैलेंस से अलग हो जाएगा, और उस डिफरेंस को अपन बीआरएस में एक्सप्लेन करते हैं। थर्ड में, जैसे बैंक ने चार्जेस काटे, पासबुक में से पैसा कट गया और कैश बुक में से पैसा नहीं कटा, अगेन इट इज़ अ रीज़न ऑफ डिफरेंस, और ये बीआरएस में रिफ्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इन तीनों ट्रांजेक्शन में तो बैंक और कैश बुक दोनों इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट रीज़न है जहाँ की आपके कैशियर ने कैश को चुरा लिया,
ये रीज़न बीआरएस में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, या ये रीज़न ऑफ डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक नहीं है। अगर फुकड़िया आपका पैसा चुरा लेगा तो आपको कैसे पता चलेगा? आप डेली शाम को अधिकतर बिजनेसेस में प्रैक्टिस होती है कि शाम को कैश की काउंटिंग होती है। वहाँ कैश जितना होना चाहिए, और अगर उतना पैसा नहीं है तो मतलब वो कैश कहीं ना कहीं गायब हुआ है, और वो इंटेंशनल हो सकता है, दैट इज जानबूझ के किसी ने पैसा दबाया हुआ हो सकता है, या हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक हुई हो। बट कहने का मतलब है उस प्रॉब्लम के अंदर बैंक कहीं से इन्वॉल्व नहीं है। तो बीआरएस के अंदर ये जो 3 रीज़न थे, बी, सी और डी, उनकी तो बात होगी, लेकिन कैशियर ने अगर कोई पैसा चुरा लिया है तो उसकी कोई बात बीआरएस में नहीं होगी, और ये थोड़ा सा अलग रीज़न है। बैलेंस एज पर कैश बुक इज 5,000, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2,000, चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड 1,500, द बैंक had wrongly debited the account of firm by 200, the balance as per passbook. Well, इसी तरह के क्वेश्चन हैं, एक बार आपको समझ आ गए तो फिर आपको बहुत अच्छे लगेंगे। वो देखिए, आपकी कैश बुक में 5,000 रुपये शो हो रहा है, और हम ये जानना चाहते हैं कि पासबुक के अंदर क्या हालत रही हुई होगी। अब पहला रीज़न क्या है कि हमने चेक इशू किए, यानी दुकानदार ने चेक इशू, यानी किसी को चेक दिए, बट नॉट प्रेजेंटेड, लेकिन हमने जिसको चेक दिए उसने बैंक में से पैसा नहीं निकाला। मीन्स कैश बुक में से तो पैसा माइनस हो गया, और बैंक में से वो पैसा माइनस नहीं हुआ है क्योंकि उस आदमी ने पैसा उठाया ही नहीं है। तो बैंक में बैलेंस क्या होगा? रिलेटिवली हाई, तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होगा। बस आपको ये बोलना आ जाएगा ना कि, तो आपको आराम समझ में आएगा। यहाँ पे जितना है बैंक में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा रहा होगा ड्यू टू दिस रीज़न। नेक्स्ट पॉइंट इज कि चेक सेंड फॉर कलेक्शन, हमने चेक कलेक्शन के लिए भेजे लेकिन वो कलेक्ट नहीं हुए। तो मतलब क्या होता है कि हमें कहीं से चेक मिले, पार्टी से चेक मिले, वो चेक को हमने एंटर किया, कहा कैश बुक में एंटर किया, बैंक में भिजवा दिया, और बैंक में प्रोसेसिंग में समय लगता है, उटियाँ भी आ जाती है, कभी कभी सैटरडे संडेज आ जाते हैं, तो बैंक में कुल मिला के वो चेक जमा नहीं हुआ है। कैश बुक में तो एंट्री है, पासबुक में तो एंट्री नहीं है। पासबुक में बैलेंस क्या होगा? रिलेटिवली लो, पासबुक में बैलेंस थोड़ा सा कम होगा, तो वहाँ पे 1,500 रुपये आपका कम होगा, और वहाँ पे यहाँ 5,500 होगा। और एक लास्ट बात कर लेते हैं, बैंक ने आपके खाते को, फर्म के खाते को गलती से डेबिट किया है, कैश बुक में को इस बारे में कोई एंट्री नहीं है, और बैंक ने बेवजह से आपके खाते को डेबिट कर दिया है। मैंने जैसे बताया अब क्वेश्चन में कि उन्होंने आपके खाते में से पैसे कम कर दिए, तो वहाँ 200 रुपये कम होंगे, तो 5,000 तो इन 300 रुपये। हम इस बारे में कंसर्न अभी नहीं है, बैंक ने 200 रुपये गलती से डेबिट कर दिए तो हम क्या एक्शन लेंगे, हमको शिकायत करेंगे डॉल, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। हम ये जानना चाह रहे हैं वहाँ पे क्या बैलेंस होगा। हमारा हाल ये है, हमारा केरल में गर्मी है और हम यहाँ हैं, तो तुम नैनीताल में कैसे हो वो लिखना। दैट इज, हमारे पास कैश बुक में बैलेंस इतना है तो पासबुक में बैलेंस कितना होगा वो हम जानना चाहते हैं। पासबुक में बैलेंस 5,000, आंसर बी रहने वाला है 5,000। नंबर 10, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन द पासबुक, क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, नन ऑफ दीज। आसान और बेसिक क्वेश्चन पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें कैश बुक की, तो कैश बुक के अंदर कैश के लिए कॉलम होता है और बैंक के लिए भी कॉलम होता है। जनरली अपन ऐसी कैश बुक मेंटेन करते हैं जिसमें कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों हों। हमारे पास जब भी अकाउंट में पैसा आता है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है, तो हमारी डीआर साइड में एंट्री होती है, और जब भी पैसा हमारे अकाउंट में से निकलता है तो बैंक कॉलम में क्या साइड में एंट्री होती है। व्हेन वी से क्या साइड में एंट्री होती है, हम बैंक कॉलम की बात कर रहे होते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि कैश बुक अगर डीआर बैलेंस बताती है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे मान लीजिए कि डेबिट की तरफ है 60,000, का मतलब होता है 60 हमारे अकाउंट में आया, और क्रेडिट की तरफ टोटल है मान लीजिए 40,000, तो इसका मतलब है कि 40,000 हमारे अकाउंट में से गया, तो इसका मतलब है 20,000 ये जो कहलाएगा ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ऑल्दो इट इज़ रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड, बट अपने को पता है डेबिट साइड जीत जाता है तो डेबिट बैलेंस होता है। तो ये हमारे लिए फेवरेबल पोजीशन है।
कि हमारे पास इनकमिंग जो बैंक में इनकमिंग्स हैं वो ज़्यादा हो और बैंक से जो आउटगोइंग्स हैं वो कम हो, तो ये फेवरेबल पोजीशन होता है। तो जब कैश बुक पूरी बात क्या होती है, जब कैश बुक का बैंक कॉलम DR बैलेंस दिखाता है तो इट इज़ अ फेवरेबल पोजीशन। और इन्होंने पूछा नहीं है, बट अगर एट द सेम टाइम पासबुक CR बैलेंस दिखाए तो इट इज़ अ फेवरेबल पोजीशन। तो ठीक है, इन्होंने अनुकूल पूछा था तो आपका पहला हो जाएगा डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, तो इसका आंसर A हो जाएगा। बाकी तो सर अगर आप आने वाले जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमने एक फुल कोर्स डिज़ाइन किया है। उसमें हमने पूरे सिलेबस को 60 टॉपिक्स में बांटा है। जो कॉमर्स वाला पार्ट है जो 6 सब्जेक्ट्स में है, तो टोटली हमने उनको 60 टॉपिक्स में बांटा है। और उस कोर्स में हम आपको क्या देंगे, उस कोर्स में हम आपको देंगे सर 300 MCQ वीडियोज़। अब जैसे 100 MCQ वीडियोज़ तो फुल्ली अवेलेबल हैं फॉर ऑल ऑन यूट्यूब, ठीक है। इसके अलावा 200 MCQ वीडियोज़ अपन और करेंगे, जिसके अंदर और बेटर अप्रोच से अपन क्वेश्चंस को करना सीखेंगे और कैसे सीधा हिट करना है सही आंसर को, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा देखिए सर, अगर एक टॉपिक है तो इस टॉपिक को समझने के लिए 4-5 क्लासेस तो बनती है। उस चैप्टर का थीम समझने के लिए आपको 4-5 लेक्चर तो लेने ही पड़ेंगे। तो करीबन हमने 300 उसके थ्योरी वीडियोस शूट किए हैं, वो भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है ताकि आपकी एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। मोस्टली हो सकता है थ्योरी क्वेश्चन आए, लेकिन जो डोंट नो कि थ्योरी क्वेश्चन ही आएंगे, हो सकता है प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ जाएं, तो उसके भी हमने 200 वीडियो शूट किए हैं, ठीक है सर। इसके अलावा मेन फीचर जो है हमारे कोर्स का, उसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी। डेली हम सर जूम पे लाइव क्लासेस लेंगे और ये क्लासेस ऑलमोस्ट 40 मिनट लेंथ की होंगी और ये एग्ज़ाम तक चलेंगी। जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक अपन डेली पढ़ाई करेंगे, तो आप एक टच में बने रहेंगे और आपको डाउट्स वगैरह आराम से पूछ पाएंगे। इसके बाद मैं अगर आपको कहूँ कि इसके अलावा कह सकते हैं कि आप 1 महीने तक के फ्री ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप शायद मुझे पहली बार सुन रहे होंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं इतना सब डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे, या इतनी डेली क्लासेस होगी या नहीं। तो आप 1 महीने तक फ्री ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं ताकि आपको टीचिंग स्टाइल से आप अवेयर हो जाएं कि किस तरह से यहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है। डुअल लैंग्वेज में यूज़ करूँगा, ठीक है सर। डुअल लैंग्वेज में यानी सिंपली जैसे मैं भी आपसे हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, ताकि अगर आप हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, इवन आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं चाहे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जूनियर अकाउंटेंट में सारी स्ट्रीम्स को अलाउ किया था। तो अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं तो शायद मोस्ट सूटेबल रहूँगा मैं आपके लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़ीरो से पढ़ाने की आदत है। तो स्क्रैच से ही पढ़ाई करेंगे अपन। डेली लाइव क्लासेस होंगी, और एक अगर आप इन केस क्लास मिस कर देते हैं किसी दिन, कोई ऐसा इशू नहीं है, वो रिकॉर्ड हो जाएगी और सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। 15 फरवरी से हम अपना डेली बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आप लेट भी ज्वाइन करते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आपको उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। और एक और फीचर है सर, वैसे तो फीस बहुत ही कम है, ठीक है, जस्ट 2499 है, ठीक है ना, इतनी ही फीस है। फिर भी अगर आप चाहें तो ये फीस भी आप 6 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं सर, ठीक है, नो इशू। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि नहीं, हमने पैसे दे दिए, फिर पता नहीं इतना सब हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप अच्छा आगे जाके पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, तो आप सिंपली 1 महीने का इंस्टॉलमेंट दे दो। उसके बाद अगर आपको अच्छे लगे, वो भी ट्रायल क्लासेस के बाद, फिर आपको अच्छा लगे तो आप आगे देते रहना, और अगर नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना, ठीक है। और एक लास्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा डाउट क्लियरेंस। हम एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, ठीक है। उसमें आप लोगों के जो भी डाउट्स आएंगे, क्वेरीज आएंगे, उनको मैं और आपके साथ ही आंसर करेंगे, तो अपना रेगुलर चीज़ें टच में रहेंगी, ठीक है सर। चलिए, और इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड हम कराएंगे, जिसमें करीबन 10,000 MCQs होंगे। क्योंकि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया आप एग्ज़ाम देंगे, दैट इज़ वेरी श्योर। और इसके अलावा एग्ज़ाम जैसे ही लगभग अनाउंस हो जाएंगे, तो उससे पहले एक फाइनल प्रैक्टिस के लिए हम आपको 50 सैम्पल पेपर्स भी ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सब आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर? इसके लिए आपको कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके हमने कोर्स बना रखा है, आप उसको जाइए, जाके देखिए। और अपनी डेली क्लासेस को लेने के लिए और ट्रायल क्लासेस को लेने के लिए आपके नंबर जो आ रहा है स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए सर, अभी क्वेश्चन बचे हैं, उनको करेंगे। 11th क्वेश्चन, इफ वी टेक बैलेंस एज पर पासबुक, ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिडक्टेड टू गेट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आपने पासबुक से अपनी शुरुआत करी है
और आप कैश बुक की तरफ जाना चाहते हैं और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी आइटम माइनस होगी। लगता है कि शायद 3 आइटम में प्लस होंगी और कोई एक आइटम है जो माइनस होगी। अपन वैसे ही सोचते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट दिया। आप समझिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन को समझने के लिए कि आपकी पासबुक 5,000 रुपये बैलेंस दिखा रही है और फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट बैंक ने दिया। अब अगर इंटरेस्ट बैंक ने दिया तो बैंक को तो पता है, बैंक को पता है, इसका मतलब बैंक अकाउंट में तो एंट्री हो रखी है, यानी पासबुक में तो एंट्री हो रखी है। पासबुक में 100 रुपये मान लीजिए, 100 रुपये पॉजिटिव की एंट्री हो रखी है, लेकिन ये एंट्री कैश बुक में नहीं है। कैश बुक में जो बैलेंस होगा वो रिलेटिवली लो होगा। कैश बुक में बैलेंस जो होगा वो रिलेटिवली लो होगा, यानी पहली आइटम आपकी माइनस होगी। और बात करते हैं इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अगर बैंक ने इंटरेस्ट काटा तो उन्होंने पासबुक में एंटर कर दिया होगा, पासबुक में से पैसा डिडक्ट हो गया होगा, कट गया होगा, लेकिन कैश बुक को इसके बारे में पता नहीं है। तो कैश बुक में क्या होगा, बैलेंस रिलेटिवली हाई होगा। आराम से सुनिए, क्योंकि पासबुक में एंट्री हो वहाँ पे पैसा कट चुका है, लेकिन कैश बुक में तो पैसा नहीं कटा है, तो वहाँ बैलेंस क्या होगा, रिलेटिवली हाई होगा। और उस हाई को दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। रीजन जो होगा वो प्लस होगा। तो पहले ये समझना होता है, एक तरफ ये सिचुएशन है तो दूसरी तरफ क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी, और अकॉर्डिंग दैट आपको प्लस माइनस करना होता है। और देखिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अब देखिए, चेक आपने बैंक में जमा करा दिए तो कैश बुक में तो पॉजिटिव एंट्री हो रखी है, कैश बुक में पॉजिटिव एंट्री हो रखी है और पासबुक में एंट्री नहीं है। ओके, आप क्या जानना चाहते हैं, आपके पास पासबुक का बैलेंस है और कैश बुक का बैलेंस आप जानना चाहते हैं। आप समझिएगा, ये जो थर्ड चेक की बात चल रही है, थर्ड पॉइंट की बात चल रही है, उसमें कुछ चेक हैं जो आपने बैंक में जमा कराए हैं पर वो बैंक में जमा ही नहीं हुए हैं। बैंक में अगर जमा ही नहीं हुए हैं तो इसका मतलब है पासबुक में जो बैलेंस होगा वो थोड़ा सा लो होगा और कैश बुक में जो बैलेंस होगा वो थोड़ा सा हाई होगा। समझ, कोई एंट्री अगर जो पासबुक में हो इस मामले में कैश बुक में हो रखी है और पॉजिटिव एंट्री हो रखी है, तो कैश बुक थोड़ी हाई होगी और पासबुक थोड़ी सी लो होगी। तो आप किस तरफ जा रहे हैं, कैश बुक की तरफ, तो कैश बुक में बैलेंस थोड़ा सा हाई, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो ये वाला रीज़न भी प्लस होगा। आंसर तो तभी आ गया था जब ए आंसर आया था, लेकिन मैं समझा रहा हूँ बाकी आइटम्स को भी। और सुनिएगा, पेमेंट मेड बाय बैंक अंडर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। बैंक को हमने ऑर्डर दे रखा था, इसलिए बैंक ने उसका पेमेंट किया, हमारे इंश्योरेंस का या हमारी कोई ईएमआई है उसका बैंक ने पेमेंट किया। तो क्या हुआ होगा, पासबुक में से पैसा कट गया, कैश बुक में से पैसा नहीं कटा। बस इसको सोच लीजिए आप, पासबुक में से पैसा कट गया, कैश बुक में से पैसा नहीं कटा, तो पासबुक थोड़ा नीचे होगी और कैश बुक थोड़ा ऊपर होगी। जब कैश बुक की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बैलेंस होगा। तो आपने देखा सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो प्लस हुए हैं और फर्स्ट माइनस हुआ है, तो इसका आंसर फर्स्ट रहने वाला है। होप मैं आपको बैंक बैलेंस शोन इन ट्रायल बैलेंस इज बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर परचेज बुक, बोथ ए एंड बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अगेन बहुत सारे अकाउंटेंट्स भी हो सकता है कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हों। देखिए, हमें पता है कि जनरल होती है सबसे पहले, और कुछ लोग जनरल नहीं बनाते तो सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, उसके बाद लेजर बनती है और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर या तो बैलेंस को डीआर में लिखा जाता है या सीआर में लिखा जाता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर। अब अगर अपन बात करें बैंक बैलेंस की, तो यहाँ पे कौन सा बैलेंस होता है, वो बैलेंस जो हमारी कहीं कैश बुक से रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ वो बैलेंस होता है। या कभी कभी अपन बैंक अकाउंट भी मेंटेन करते हैं, कुछ कंडीशंस में बैंक अकाउंट बनाते हैं, तो जो हमारी लेजर में दिख रहा है वो बैलेंस होता है। या जो पासबुक वाले बोल रहे हैं, हो सकता है कि किसी को ये कन्फ्यूज़न हो कि हमारे से तो गलती हो सकती है, बैंक वालों से गलती थोड़ी ना होगी, बैंक वाले जो बैलेंस बोल रहे होंगे वही सही होगा, यानी जो पासबुक में लिखा हुआ है या जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बैंक स्टेटमेंट में वही सही है। नो, ऐसा हो सकता है, बट आई मीन टू से दैट कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर अपन दिखाते हैं ना, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर वो बैलेंस होता है जो हमारी कैश बुक में आ रहा होता है।
यानी मैं और क्लियर करने को बोलता हूँ कि अगर आपकी कैश बुक 8,000 रुपये बैलेंस बोल रही है और आपकी पासबुक 10,000 रुपये बैलेंस बोल रही है, तो भी आप जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाओगे वो बैलेंस होगा जो एज पर द कैश बुक है। और इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको दिखाने के लिए हम एक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी अटैच करेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन ट्रायल बैलेंस में या इसके बाद ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि बैलेंस शीट के अंदर, यही क्वेश्चन बैलेंस शीट के लिए भी हो सकता है कि बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस रिफ्लेक्ट होता है, जो कैश बुक दिखा रही है वो या जो पासबुक दिखा रही है वो। यस सर, कैश बुक जो बैलेंस दिखा रही होती है वही सही माना जाता है, भले वो मिसमैच है, भले किसी को डाउट हो कि नहीं और हम कैसे सही हो सकते हैं, बैंक वाले ज़्यादा सही होंगे। नो, दैट इज़ नॉट द केस। थर्ड टाइम बोलता हूँ, कैश बुक जो बैलेंस दिखा रही होती है वही बैलेंस ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट होता है और वही बैलेंस आपका बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। 13th क्वेश्चन, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000, बैंक चार्ज इंटरेस्ट 1,500, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2,500, पासबुक के अनुसार शेष क्या होगा। ओके, देखिए रिकन्सिलिएशन की सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पोजीशन क्या है। तो आपको कैश बुक की पोजीशन दे रखी है और आपको पासबुक की पोजीशन के बारे में पता करना है। फिर अगेन पोजीशन दो तरह की हो सकती है, ऑर्डिनरी या कहें फेवरेबल पोजीशन और ओवरड्राफ्ट पोजीशन। अभी आपकी जो कैश बुक है वो क्रेडिट बैलेंस दिखा रही है, यानी आपकी ओवरड्राफ्ट पोजीशन है। प्लस माइनस के बजाय ओवरड्राफ्ट एंड फेवरेबल बोलना ज़्यादा अच्छा होता है मेरे हिसाब से। कैश बुक जो है आपकी ओवरड्राफ्ट सिचुएशन दिखा रही है। अब आराम से बात करते हैं। बैंक ने इंटरेस्ट लगाया, पहले सोच लो कि क्या होगा। बैंक ने इंटरेस्ट लगाया तो पासबुक क्या होगी, नीचे, पासबुक नीचे होगी और कैश बुक क्या होगी, ऊपर। लेकिन ये जब हम नीचे और ऊपर बोलते हैं वो अपन फेवरेबल के लिए बोलते हैं कि बैंक ने इंटरेस्ट लगाया तो बैलेंस पासबुक में थोड़ा सा कम हो जाएगा और कैश बुक का बैलेंस थोड़ा ऊपर होगा। लेकिन इस बार क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट सिचुएशन है, आराम से बात करते हैं। ओवरड्राफ्ट सिचुएशन है कैश बुक में। ओके, आप देखिए कि पासबुक ने इंटरेस्ट लगाया, प्लीज़ ध्यान से सुनिए, पासबुक ने इंटरेस्ट लगाया तो वहाँ तो उनकी ओवरड्राफ्ट की हालत और ख़राब हो गई होगी। कैश बुक में तो इंटरेस्ट लगा नहीं है, पासबुक में तो इंटरेस्ट भी चार्ज हुआ है, तो पासबुक की तो ओवरड्राफ्ट हालत और ख़राब हो गई होगी, यानी वहाँ पे 1,500 रुपये का रिलेटिवली ज़्यादा ओवरड्राफ्ट होगा। और देखते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कुछ चेक्स थे हमने क्रेडिटर्स को दिए पर उन्होंने पैसा ही नहीं उठाया। उन्होंने पैसा ही नहीं उठाया तो पासबुक की हालत, मतलब पासबुक में ओवरड्राफ्ट उतना नहीं होगा, क्योंकि चेक हमने काटे तो हमने कैश बुक में तो एंटर कर दिया और पासबुक में तो एंटर नहीं हुए, पासबुक में से तो पैसा नहीं निकला, तो वहाँ ओवरड्राफ्ट रिलेटिवली कम होगा। वहाँ पे 2,500 रुपये रिलेटिवली कम ओवरड्राफ्ट होगा। वहाँ पे आपका आंसर आएगा पासबुक ओवरड्राफ्ट 9,000, इसका आंसर बी रहने वाला है। ठीक है, आराम से चीज़ों को ठहर के प्लस माइनस करने पहले एक बार, दो बार, चार बार सोचिए। एक बार आपको वो सोचने वाला जो पाथ है, सोचने वाला रास्ता है, उस पर चलने आ गया तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। और ये है कि फेवरेबल बैलेंस के साथ सोचना थोड़ा आसान होता है और अनफेवरेबल यानी ओवरड्राफ्ट में सोचना थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट अगर आप उस चीज़ को दिमाग में रख के सोचेंगे डेफिनेटली सोच पाएंगे। 14th, इफ बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट देन द अनकलेक्टेड चेक्स आर। अगर क्वेश्चन कहता है कि आप पासबुक से शुरुआत करते हैं और कैश बुक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ आप कैश बुक के बारे में जानना चाहते हैं, तो अनकलेक्टेड चेक्स का आप क्या करेंगे। तो पहले तो हमें ये पता हो कि अनकलेक्टेड चेक्स कौन से हैं। ये वो चेक हैं जो हमने बैंक में भिजवाए जमा होने के लिए, लेकिन बैंक में वो कलेक्ट नहीं हो पाए ड्यू टू टेक्निकल रीज़न और सम अदर रीज़न। हमने किसी बाहर गांव का चेक, कोई आउट स्टेट चेक बैंक में भेज दिया और हमने कैश बुक में एंट्री कर ली पॉजिटिव वाली, लेकिन अभी तक वो पासबुक में पॉजिटिव एंट्री नहीं है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 20,000 का बैलेंस आ रहा है एज पर द पासबुक और ये जो चेक्स हैं वो हैं 5,000 रुपये के। तो ये 5,000 के चेक क्या हैं तो कैश बुक में पॉजिटिवली एंटर हो गए हैं, कैश बुक में पॉजिटिवली एंटर हो गए हैं, पासबुक में एंटर नहीं हुए हैं। तो मतलब क्या होगा, कैश बुक रिलेटिवली हाई होगी, क्योंकि हमने यानी ट्रेडर ने
चेक्स को रिसीव करने के बाद उसे कैश बुक में एंटर कर लिया, यानी हमने एक पॉजिटिव एंट्री कर ली, तो कैश बुक तुलनात्मक रूप से ज़्यादा शेष दिखाएगी, रिलेटिवली हायर बैलेंस दिखाएगी। तो मैंने इसलिए बोला कि मुझे कैश बुक की तरफ जाना था और मैं ये जानना चाहता था कि कैश बुक में हाल क्या है। पासबुक का हाल तो हमें पता है, तो कैश बुक में हाल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा और 25,000 रुपये। अब इसने क्वेश्चन में ये कहा कि आप क्या करेंगे, आप BRS बनाते समय ऐड करेंगे। क्वेश्चन यूँ शुरू हुआ कि पासबुक अगर स्टार्टिंग पॉइंट है और अगर आप BRS बना रहे हैं तो कैश बुक को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे। तो सर मैं डेफिनेटली इसको प्लस करूँगा, तो यस इसका आंसर ए आ जाएगा। दीज चेक्स आर एडेड इन द BRS। सेकंड में लिखा है कि माइनस किया जाता है, गलत है। थर्ड कह रहा है नहीं इग्नोर कर दो, आपको तो प्लस या माइनस है, ये करेंगे। On 31st March 2021, the balance of the cash book is 10,000 credit and balance as per passbook statement is 3,000 डेबिट। ठीक है, पहली बात तो आप ये मत देखो कि सर यहाँ क्रेडिट है और यहाँ डेबिट है, तो ये तो मिसमैच हो रखा है। मिसमैच ये नहीं है, जब हम क्रेडिट बताते हैं तो पासबुक डेबिट बताती है, दैट इज़ वेरी ओके। प्रॉब्लम ये है कि हमारे हिसाब से, इस क्वेश्चन की बात बता रहा हूँ, हमारे हिसाब से 10,000 का ओवरड्राफ्ट चल रहा है और पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट तो है लेकिन इतना नहीं है, उनके हिसाब से भी ओवरड्राफ्ट तो है लेकिन 3,000 का है। अब आगे बात करते हैं ऑन एनालिसिस। अब ऐसा क्यों है, जब उन्होंने एनालाइज किया तो इट वाज फाउंड, उन्होंने पाया कि दिस डिफरेंस वाज ड्यू टू चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये डिफरेंस इसके था 7,000 के चेक हमने काटे और वो बैंक से लोगों ने पैसा नहीं उठाया। द बैलेंस एज ऑन 31st March 2021 टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन में ये BRS वाली लाइन में नहीं जाना चाहता, ये तो आपको इसने स्टोरी बता दी। अब ये बोल रहा है कि जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तब आप बैलेंस शीट में क्या करोगे। देखो सिचुएशन ये है, हमारी कैश बुक है वो 10,000 का ओवरड्राफ्ट बता रही है, बैंक वाले ओवरड्राफ्ट बता रहे हैं लेकिन 3,000 का बता रहे हैं, और डिफरेंस जो 7,000 का रीज़न है वो रीज़न भी इन्होंने बता दिया। तो ये पूछा कि आप बैलेंस शीट में क्या करोगे। सर बैलेंस शीट के अंदर तो हम वही बैलेंस दिखाएंगे जो हमारी कैश बुक बता रही है, जैसे पहले भी क्वेश्चन आया था। बैलेंस शीट में और ट्रायल बैलेंस में हम वही बैलेंस दिखाएंगे जो हमारी एज पर द कैश बुक है, भले ही वो बैंक से मेल नहीं खाता, भले ही बाद में हम BRS बना लेंगे, लेकिन आज के दिन जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसके अंदर जो बैलेंस पुट करेंगे दैट मस्ट बी बैलेंस एज पर द कैश बुक। तो इसका आंसर आपका, सारे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, एज अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 10,000। इसका आंसर क्वेश्चन 16, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31st May 2021 was 8,000. Check deposited on 28th of May but not credited until 31st of May amounted to 1,000. These were credited on 5th of June. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। आराम से बात करते हैं। देखिए आपको ना कैश बुक ओवरड्राफ्ट बता रखा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, मई की बात है, आपकी कैश बुक में ओवरड्राफ्ट चल रहा था। अब आपको ये जानना है कि इसी दिन पासबुक ओवरड्राफ्ट क्या होगा, ये आप जानना चाहते हो। ठीक है, यू नो अबाउट द कैश बुक ओवरड्राफ्ट एंड यू वांट टू नो द पासबुक ओवरड्राफ्ट। ओके, इन दोनों में अंतर क्यों होगा, क्योंकि अंतर की एक वजह है, 1,000 रुपये का एक चेक है, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो बात यह है कि 1,000 रुपये का चेक हमने बैंक में जमा कराया था, लेकिन ये भी बात है कि वो चेक बैंक में जमा नहीं हुआ। बी क्लियर ऑन दिस, हमने चेक बैंक जमा कराया था ताकि चेक का कलेक्शन हो जाए, हमारे खाते में पैसा आ जाए, ये सोच के साथ हमने चेक बैंक में जमा कराया था, पर वो पासबुक में जमा नहीं हुआ, पर एनी रीज़न वो जमा नहीं हुआ, तो वहाँ ओवरड्राफ्ट की हालत ख़राब होगी। हालत ख़राब होगी मतलब ज़्यादा ख़राब होगी। हमारे यहाँ 8,000 का ओवरड्राफ्ट है। ये कब है जब हमने 1,000 रुपये की पॉजिटिव एंट्री कर रखी है। पासबुक में तो ये पॉजिटिव एंट्री नहीं है, वहाँ 1,000 रुपये जमा नहीं हुआ है, तो वहाँ तो ओवरड्राफ्ट की हालत और ख़राब होगी और वहाँ पे ओवरड्राफ्ट आपका 9,000 रुपये होगा। तो इसका आंसर सी रहेगा। एक बार आपको क्लिक कर गया ना, बट एक बार आपको क्लिक कर गया तो मज़ा ही आ जाएगा, फिर बात ही क्या कहने वाला, वहाँ पे ओवरड्राफ्ट ज़्यादा होगा। बाकी ये जो लिखा है जून में क्लियर हुआ, उसका कोई यूज़ नहीं है, नो यूज़ केस। पासबुक इज़ अ कॉपी ऑफ। पासबुक क्या है, पासबुक कॉपी है किसकी, कस्टमर अकाउंट विद बैंक की, बिल्कुल सही।
बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, रिसीप्ट एंड पेमेंट नहीं, आसान सा आंसर है पासबुक मेयरली अ कॉपी ऑफ, ठीक है, कस्टमर अकाउंट। देखिए हमारे पास कैश बुक होती है, हमारे पास कैश बुक होती है जिससे हमारी कैश पोजीशन के बारे में और हमारी बैंक पोजीशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। इसी तरह जो बैंक वाले होते हैं, बैंक वाले भी क्या करते हैं, एक कस्टमर का अकाउंट बनाते हैं, उनके पास एक लेजर होती है उनके पास भी, और वहाँ वो कस्टमर का अकाउंट बनाते हैं। कभी कभी ये आदमी जानना चाहता है इनसे कि साहब बताओ क्या पोजीशन है हमारे यहाँ, आप बताओ। तो वो बैंक वाले उन सारी एंट्रीज को जो लेजर में प्रिंट है पासबुक में प्रिंट करके दे देता है। तो पासबुक और कुछ नहीं होती, वो कस्टमर के अकाउंट की कॉपी होती है, अकाउंट की कॉपी होती है, कस्टमर के मांगने पर दे दी जाती है। आजकल तो मशीन से एंट्री हो जाती है, ठीक है। सिंपली पासबुक इज अ कॉपी। अब कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन में भी ज़्यादा समझाते तो और कन्फ्यूजन हो जाता है। फॉर प्रिपेयरिंग BRS स्टेटमेंट द डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट रिक्वायर्ड आर, वेल ये भी बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है कि आप जब BRS बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं या आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। बिना ऑप्शन बताए मैं बताता हूँ। आपके पास जो कैश बुक होती है उसके अंदर जो बैंक कॉलम होता है, ये बार बार बोलना ज़रूरी है, आपकी कैश बुक में जो बैंक कॉलम होता है, एक तो आपके पास ये होना चाहिए, सपोज इट इज़ शोइंग 30,000 रुपी, और एक आपके पास होनी चाहिए पासबुक। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो बैंक विल इशू अ पासबुक, और अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो बैंक आपको स्टेटमेंट इशू करेगा। तो और मान लीजिए कि यहाँ पे बैलेंस आ रहा है 35,000, तो जब यहाँ पे मिसमैच होता है तो ही हमें लगता है कि हमें BRS बना लेना चाहिए। तो यानी BRS बनाने के लिए आपको एक तरफ कैश बुक की एंट्रीज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ से एंट्री देखेंगे, पहले आप इधर इसे अपन लेफ़्ट बोले, पहले आप लेफ़्ट में एंट्री देखेंगे और इसको अपन राइट बोलें तो इसे अपन फिर राइट में मिलाएंगे। कई एंट्रीज तो मैच होती जाएंगी, लेकिन एक आध एंट्री ऐसी निकलेगी, एक आध एंट्री कैसी निकलेगी, जो कैश बुक में होगी तो पासबुक में नहीं होगी, या पासबुक में होगी तो कैश बुक में नहीं होगी, और वही रीज़न ऑफ डिफरेंस है। तो यानी आपको BRS बनाने के लिए इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो आप डिफरेंस ढूंढ पाओगे। पहला ऑप्शन है कि हमें कैश कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं सर, हमें कैश कॉलम की एंट्रीज की ज़रूरत नहीं है, बैंक कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी और बैंक स्टेटमेंट, ये बिल्कुल ठीक है। बैंक एंड कैश कॉलम ये भी गलत है। बैंक स्टेटमेंट डी में आधा आंसर लिखा है। आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो बैंक ने जो स्टेटमेंट दिया है वो, और एक कैश बुक का जो बैंक कॉलम हमने तैयार किया है वो। तब जाके आप डिफरेंस ढूंढ पाएंगे। रिकन्सिलिएशन तो उसके बाद होता है। ऑन 31 March 2022 द बैंक स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर राहुल ट्रेडर्स showed a credit balance of 11,000 रुपये. However, during the year, the following entry were not found in the cash book of the firm. The bank had debited 50 रुपये per month as bank charges. Okay. देखिए क्या हो रहा है कि एक फर्म है या राहुल ट्रेडर्स नाम है, उनका बैंक खाता 11,000 का क्रेडिट दिखा रहा है, यानी आपके पास 11,000 रुपये जमा है एज पर द पासबुक। ऑब्वियस सी बात है, अब आप कैश बुक का बैलेंस जानना चाहोगे, तो BRS का बेसिक थीम होता है। अब इन्होंने बताया है कि एक एंट्री है जो कैश बुक में नहीं है, उसमें बैंक ने क्या किया है, 50 रुपया हर महीना शुल्क काटा है। ध्यान दीजिएगा, बैंक ने हर महीने 50 रुपये शुल्क काटा है। तो अगर 50 रुपया महीना काटा है तो 12 महीने में बैंक ने 600 रुपये काट लिए होंगे, और ये एंट्री कैश बुक में नहीं है। बैंक में कट गए, पासबुक में कट गए, पासबुक में शो हो रहे पर कैश बुक में तो शो नहीं हो रहे। दैट मीन्स कैश बुक ज़्यादा वैल्यू पे होगी। पासबुक में से तो पैसे कट चुके हैं, लेकिन कैश बुक में से पैसे नहीं कटे हैं, इसलिए वहाँ पे जो बैलेंस होगा वो रिलेटिवली हायर होगा। कैश बुक का बैलेंस होगा 11,600। इसका आंसर बी रहने वाला है। कि मैंने कहा इसका थीम यही है कि आप ये सोचिए कि जो बैलेंस आपको पता है तो दूसरी तरफ का हाल क्या होगा। जहाँ पॉजिटिव है 11,000, पर वहाँ तो ज़्यादा पॉजिटिव होगा इस क्वेश्चन में। चलिए सर, आज का लास्ट क्वेश्चन 20 अनुष्का ड्रॉज 3 चेक्स 23,000, 21,000 एंड 16,000 ऑन द बैंक ऑन 25 March 2022। अनुष्का ने 3 चेक काटे हैं। आउट ऑफ दीज चेक्स अमाउंटिंग 16,000 रुपया प्रेजेंटेड एंड पेड बाय द बैंक।
इसमें से 16,000 का चेक हमने को दिया था, उसने प्रेजेंट कर दिया और उसका पेमेंट बैंक ने कर दिया 30 मार्च को, यानी मंथ एंड होने से पहले। चेक जो 23,000 वाला है और 21,000 वाला है, यानी फर्स्ट और सेकंड चेक है, वर शोन इन द पासबुक इन द मंथ ऑफ अप्रैल। लेकिन बाकी के जो 2 चेक हैं वो अप्रैल की पासबुक में शो हो रहे हैं, मतलब वो मार्च वाली पासबुक में शो नहीं हो रहे हैं। ओके, विच ऑफ दीज चेक्स वुड बी टेकन इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जब आप BRS बनाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तब आप कौन से चेक्स को कंसीडर करेंगे? तो देखिए सर, हम उन चेक्स को कंसीडर करते हैं जो चेक होते हैं इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। BRS बनाते समय हमें महीने के वो चेक लेने होते हैं जो हमने इशू किए लेकिन जिनका प्रेजेंटमेंट नहीं हुआ। इस ताज़ा क्वेश्चन में हमने 3 चेक, अगर हम अनुष्का खुद को माने तो हमने 3 चेक काटे, उसमें से 16,000 का चेक प्रेजेंट हो चुका है, उसका पेमेंट भी हो गया है। यानी बाकी के 2 चेकों का क्या हाल है? तो पहली बात तो आंसर मैं बता दूं, 23 एंड 21 इसका आंसर आएगा। मैं बता रहा था कि बाकी के 2 चेक्स का क्या हाल है कि वो कैश बुक में से माइनस हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बैंक में से उनका पेमेंट नहीं हुआ है, अभी तक मतलब मार्च तक। ठीक है, तो वो चेक क्या करेंगे? वो चेक ऐसा करेंगे कि कैश बुक के बैलेंस को नीचे कर देंगे और पासबुक रिलेटिवली ऊंचे बैलेंस पे दिखाई दे रही होगी। तो ये था आपका BRS वाला टॉपिक। मैं जितना समझा सकता था मैंने ट्राई किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पे मैं अभी बहुत सारे MCQ वीडियोस बनाऊंगा जो जूनियर अकाउंटेंट और स्कूल लेक्चरर एग्जाम के लिए बहुत काम के हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।